নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু অল টু বিএলই একাডেমি। তো তোমরা অনেকে আমাকে কোশ্চেন করছিলে কি দাদা এসএসসি জিডি সামনে আছে, প্রিপারেশন কী করে নেবো বা কেমনভাবে সব কিছু করবো। তো আজকে তোমাদের ওই কোশ্চেনের আনসার দিতে আজ এই চ্যানেলে উপস্থিত হয়েছে নীলেশ কুমার রজক স্যার। তো উনি এখন বর্তমানে সিআরপিএফের কর্মরত, আমাদের দেশের এক বীর জওয়ান। এছাড়া 2021 সালে যে এসএসসি জিডি হয়েছিল সেটা উনি ক্র্যাক করেছেন এবং আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। তো আজকে আমরা ওনার সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করব যে উনি ওনার লাইফে যে হার্ডেলগুলো এসেছিলো ওগুলো কীভাবে ফেস করেছিলেন এবং যারা বর্তমান প্রজন্মের আমাদের জওয়ানরা তৈরি হচ্ছে তো তারা নিজেদেরকে কিভাবে প্রিপেয়ার করবে যেন খুব জলদি তারা তাদের ওই জায়গাটাকে অ্যাচিভ করে নিতে পারে। তো ওয়েলকাম স্যার টু আওয়ার চ্যানেল। তো অ্যাকচুয়ালি স্যারের খুব প্রবলেম যে আমাকে স্যার বলবি না, কারণ অ্যাকচুয়ালি আমরা হচ্ছি ক্লাসমেট, এছাড়া আমরা এনসিসি একসাথে করেছি। তো তো এবারে ফার্স্ট কোশ্চেন যে আফটার কলেজ কেমন করে এই লাইনে এলি এবং কেমন করে প্রিপারেশনটা নিয়েছিলিস, যদি একটু ডিসকাস করিস। जय हिंद दोस्तों, मैं सिपाही जीडी नीलेश कुमार रजक। वर्तमान समय में सुकमा छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ, कांस्टेबल के पद पे हूँ। मेरा जर्नी स्टार्ट 2017 के बाद से हुआ। आफ्टर 12 मैं ग्राउंड जाता था। ग्राउंड में मैं बहुत सारे फौजी दोस्तों को या फिर फौजी सर लोगों को देखता था, तो मेरा बहुत बचपन से ही मनो इच्छा था कि मैं फ़ौज में जाऊँ, देश की सेवा करूँ, जिसको साकार करने के लिए मुझको एक रास्ता आफ्टर 12 के बाद मुझको मिला एसएससी जीडी के माध्यम से। मैं 12 के बाद मैं ग्राउंड में फिजिकल करने के लिए जाता था। उसके बाद मैं जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था उसी टाइम मैं कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग मैं ऑफलाइन करता था, उसके साथ साथ मैं ऑनलाइन भी करता था, ताकि मुझको जो चीज़ मुझको ऑफलाइन में नहीं समझ में आता मैं उसको ऑनलाइन के माध्यम से समझता था और उस पर मैं दिन पे दिन प्रैक्टिस करता था, उसको सुधारने की कोशिश करता था। उसी दौरान मैं एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी के दौरान मेरा मुलाकात विशाल से हुआ, जो कि मेरे क्लासमेट हैं। हम दोनों एक साथ एनसीसी करते थे। एनसीसी में जाके मुझको वो डिसिप्लिन मिला, वो जो डेली रूटीन है फ़ौज में कैसे रहना है, क्या मेंटेन करना है, कैसे अपने आप को परिपक्व बनाना है, वो मुझको एनसीसी में जाके मिला। उसके बाद मैं एसएससी जीडी का फॉर्म 2018 में फिलअप किया था, जहाँ पे आप सबसे पहले मैं एक गलती सुधारना चाहूँगा कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करो तो आप प्रेफरेंस ज़रूर आप सही से भरो, सीरियली वाइज, जैसे क्रम वाइज। जो आपको अगर आपको कोई फोर्स अच्छा लगता है तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दो, अदरवाइज क्रम वाइज आप उसको बढ़ो। जैसे कि आप अगर एसएसएफ है या फिर एसएसबी है या फिर एनआईए है तो इसको हमेशा आप पहले प्रेफरेंस हो, उसके बाद सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ऐसे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है तो आप जो सुइटेबल फोर्स है उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से आप किसी भी फोर्स में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं या फिर सीएसएफ में जाना चाहते हैं तब आप बिल्कुल फर्स्ट प्रेफरेंस वो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्रम वाइज जो आपका जो जैसे स्कोर आता है उसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। তো ভাই মানে আরেকটা কোশ্চেন আছে আমার, যে এই যে যারা ধর এখন নতুন মানে এসএসসি জিডি দিতে চাইছে তো তারা অ্যাকচুয়ালি ঠিক করে জানে না যে এক্সামটা যে কেমন করে হবে। তো এক্সামের একটা যদি রোড ম্যাপ ওদেরকে দিয়ে দিতে পারিস যে কেমন করে এক্সামটা রিটেন আগে হবে, তারপরে গ্রাউন্ডটা মানে কীরকমভাবে ওরা প্রিপারেশনটা নেবে সেটা যদি একটু জানিয়ে দিস। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कि रिटन एग्ज़ाम होता है, इसमें आपका 160 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें आप अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको एक एडवांटेज होता है, जो कि आप हिंदी में ग्रामर जो आपका पोर्शन आता है वो आप आसानी से करें, ठीक है। आपका 160 मार्क्स में आपको तकरीबन 60 से 70% मार्क्स लाना होता है, जिसमें अगर आप हिंदी में आप 20 से 25 ले आते हैं, 20 या 22 ले आते हैं, फिर जाके मैथ में आप 10 से 12 मार्क्स ले आते हैं, रीजनिंग में 15 या 18 और जीके जीएस में आप 12 से 15 ले आते हैं, तो आपका आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले समय कम होने के कारण आप मैथ्स को, अगर आप मैथ्स आपका अच्छा है तो आप मैथ्स को फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज़ आपका जो जीके जीएस का पेपर होता है या फिर हिंदी और इंग्लिश ग्रामेटिकल जो पेपर होता है आप उसको करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आप मैथ्स में या रीजनिंग में ज़्यादा समय दे पाएंगे। ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाते हैं
तो आपका समय कम समय में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद आप आफ्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप जब क्वालिफाई करते हैं फिज़िकल टेस्ट के लिए, तो फिज़िकल टेस्ट में आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होता है। रनिंग के बाद आपको पुशअप के लिए बोला जाता है 10 से 12 पुशअप। उसके बाद आपका चेस्ट मापा जाता है जो कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल में होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होता है। इसके बाद आपका हाइट वेट ये मापा जाता है। फिज़िकल पास करने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में जाने से पहले अगर आप मेडिकल के लिए चयनित होते हैं तो मेडिकल में जाने से पहले आप सबसे पहले अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाएं। फुल बॉडी आप किसी भी अस्पताल में जाके 2 से 2,500 रुपये लगता है, आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं। क्यों? क्योंकि जो मैं गलती किया हूँ वो आप ना दोहराएं। मेरा भी सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ था। एयरफोर्स के मेडिकल के दौरान मैं अपना फुल बॉडी चेकअप नहीं करवा पाया था या फिर किसी कारणवश नहीं किया था, तो मैं जॉन्डिस में ब्लड टेस्ट जो हुआ था, ब्लड टेस्ट के जॉन्डिस में मैं बाद चला गया था। तो वो गलती आप ना दोहराएं, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर फुल बॉडी चेकअप अवश्य करवाएं। इसके बाद आप मेडिकल के लिए एक कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं कि नहीं मैं पहले से, या फिर आपको अगर कोई त्रुटि निकलता है या कोई गलती निकलता है कि मुझ में ये कमी है, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करें उसी समय के अंतराल। क्योंकि फिज़िकल के बाद तकरीबन 2 महीने का समय या 1.5 महीने का समय आपको दिया जाता है मेडिकल के लिए। उसके बाद आप एक कॉन्फिडेंस के साथ मेडिकल देने के लिए जाएं। मेडिकल में कभी भी एक बात याद रखिए, किसी कारणवश या कभी भी डॉक्टर के साथ बदसलूकी ना करें, ठीक है? क्योंकि मेडिकल में आप जैसे डॉक्टर बोलता है उसी के हिसाब से आप करें। उसके बाद मेडिकल में तकरीबन आपका 3 दिन का समय लगता है। फर्स्ट दिन जब जाइएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है कुछ थोड़ा बहुत, उसके बाद ब्लड टेस्ट वगैरह लेगा। सेकेंड डे में अगर आपका पहले नंबर पड़ता है तो फर्स्ट डे में आधा मेडिकल हो जाता है। सेकेंड डे में आपका जो बचे हुए कैंडिडेट होते हैं सभी का एक साथ मेडिकल होता है। उसके बाद थर्ड डे जो होता है उसी दिन आपको रिज़ल्ट आपको बता दिया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं कि अनफिट हैं, ये आपको उसी दिन बता दिया जाता है। इसके बाद आप जब मेडिकली फ़िट हो जाते हैं तो आपका एक तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बीच में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आप जो प्रेफरेंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी बल में जाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है? इसके तकरीबन फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपको 20 से 25 दिन या फिर मुश्किल से 1 महीने के अंतराल ही आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपको एक समय निर्धारित दिया जाता है कि इसके दौरान, इस समय अवधि के दौरान आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप तकरीबन किसी भी ग्रुप सेंटर में आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ जाइए, अपना डॉक्यूमेंट जो भी आपका 10th लेवल का जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रॉपर जेरॉक्स ज़रूर से 3 से 4 कॉपी जेरॉक्स करवाइए। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपको मांगता है, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या फिर आपका स्कूलिंग का डॉक्यूमेंट हो, या फिर आप अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो SC/ST या OBC जो भी आपका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट है उसको ज़रूर ले जाएं, ठीक है? और वहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप 10th लेवल से पास हैं, अब 10th लेवल का डॉक्यूमेंट सबमिट करें ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दोबारा मिलता नहीं है। वो आप जब नौकरी छोड़िएगा उसी के, या फिर पेंशन आइएगा उसी के बाद आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलता। तो कोशिश कीजिएगा कि 10th लेवल का ही, क्योंकि ये SSC GD 10th लेवल का होता है, 10th लेवल का डॉक्यूमेंट ही सबमिट करें। মানে একটা কোশ্চেন আছে, অনেকজন আমার ভাইরা জিজ্ঞেস করে যে দাদা যে কোচিং অফলাইন কোচিং তো কেমন করে কি নেওয়া উচিত। তো আমি জানতে চাই যে তুই তোর লাইফে কোন টাইপের কোচিং নিয়েছিলিস এবং কোন বইগুলো ফলো করেছিলিস যে এই এক্সামটা ক্র্যাক করে যে ইউনিফর্ম পরার যে সৌভাগ্যটা যেটা তোর হয়েছে, তো সেটা মানে কেমনভাবে হয়েছিল এটা একটু যদি ডিসকাস করিস। সবচেয়ে আগে আমি বলতে চাই যে আমরা সবাই মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করি বা পুয়ার ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করি। তো সবার ক্ষেত্রে এটা পসিবল হয় না যে সবাই অফলাইন কোচিং করুক, কেন কি যে অনেকগুলো কোচিং আছে যেখানে অনেক বেশি ফি থাকে, সেই জন্য সবার ক্ষেত্রে এটা পসিবল হয় না। তো আমি এখন যা অনলাইনের যা এখন হয়েছে, ক্রেজ হয়েছে বেশিরভাগ এডুকেশন নিয়ে, তো আমি প্রেফারেন্স করব কি আপনি যদি অনলাইন করছেন তো অনলাইনে আপনাকে সেরকম করতে হবে যে না আমি যখন অনলাইন করছি তো অনলাইনে আমি ভালো করে যেভাবে আমাকে শিডিউল দিচ্ছে বা যেভাবে পড়াচ্ছে সেভাবে আমি পড়বো। সেটা আমি একটা ডিসিপ্লিন ওয়াইজ আমি যত টাইম নিয়ে পড়তে বলছে সেই টাইম দিয়েই পড়বো।
তবেই অনলাইন স্টাডিটা তবেই সাকসেস হবে। আদারওয়াইজ আপনি অফলাইনে যদি করছেন, অফলাইন বেস্ট আছে, অফলাইনের সাথে সাথে আপনি অনলাইন করতে পারেন। এখন আপনি অনলাইনে বিভিন্ন রকমের চ্যানেল এখন ইউটিউবে আছে, যেখানে আপনি নিজের যে পড়াটা সেটা আপনি মানে যত ইজিভাবে আপনি করতে পারেন। বিভিন্ন রকমের চ্যানেল আছে, যেখানে আমার বন্ধু বিশালের একটা নতুন চ্যানেল আছে বি লাইট একাডেমি, যেখানে যদি আপনি ধৈর্য ধরে যেভাবে সে বলছে সেইভাবে যদি আপনি পড়েন, তো আশা করি যে আপনি এসএসসি জিডি আরামসে পাস করতে পারবেন। যেভাবে সে স্ট্র্যাটেজি করবে সেইভাবে যদি আপনি করেন, তো আরামসে আপনি এসএসসি জিডির জন্য আপনি কোয়ালিফাই করতে পারবেন। আচ্ছা, তো ভাই মানে কোন বইগুলো, মানে আমার যারা ভাইরা চাইছে যে ঘরে প্রিপারেশন নেবে বই নিয়ে, তো কোন বইগুলো যদি পড়ে তাহলে ওদের কাছে পরীক্ষাটা অনেকটা ইজি হয়ে যাবে? সবচেয়ে প্রথমে আমি বলতে চাই যে এসএসসি জিডি যে পরীক্ষাটা হয় সেটা বেসিক নিয়ে হয়। আমাদের যদি বেসিক ভালো থাকে তাহলে আমরা এসএসসি জিডি পরীক্ষা পাস করতে পারি। এর মধ্যে আমি যেটা চুজ করেছিলাম, যেটা ছিল লুসেন্টের জেনারেল নলেজের বই জিকের জন্য, লুসেন্টের বেসিকের জন্য ম্যাথসের বই আসে, সেইটা আপনি ইউজ করতে পারেন। তারপরে আপনার আদিত্য রঞ্জনের ইউটিউব চ্যানেল আছে, তারপরে রাকেশ যাদবের বই আছে, সেইখান থেকে আপনি অ্যাডভান্সের যে প্রিপারেশনটা সেটা করতে পারেন। বিশেষ করে ম্যাথসের জন্য, জিকে জিএসের জন্য আপনি লুসেন্টের জিকে জিএস পড়তে পারেন। রিজনিংয়ের জন্য আপনি ইউটিউবের চ্যানেলে আমার ভাই যেটা করছে বিলাইট একাডেমিতে, সেইখান থেকে যদি করেন সেইখানে আপনি আরামসে রিজনিংটা পারবেন। এই চ্যানেলে আপনি বিলাইট একাডেমিতে আপনি রিজনিং, ম্যাথস, জিকে জিএস, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এইগুলো বেস করে আপনি একটা ভালো গাইডেন্স পেতে পারেন। ঠিক আছে, যেই শিডিউলটা সে তৈরি করছে সেই শিডিউল অ্যাকর্ডিং যদি আপনি পড়েন, আপনি এসএসসি জিডি পরীক্ষা ক্র্যাক করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ ভাই, আজকে মানে এতটা গাইড করার জন্য। এবারে একটাই তোকে ফাইনাল আর রিকোয়েস্ট করার আছে আমাদের। আই থিঙ্ক যারা যারা এই ভিডিওটা সামনে দেখছে ওদের আর কোনো ডাউট এসএসসি জিডি নিয়ে থাকার কথা নয়। ঠিক আছে, তো এদের মানে যারা ধর দেখছে ওদের জন্য কি মেসেজ দিবি? সবচেয়ে প্রথমে আমি সবাইকে একটাই মেসেজ দিতে চাই যে কোনো ফোর্সে যাওয়ার পর আপনাদের শুধু আর্থিক পরিস্থিতি না, তার সাথে সাথে আপনার যে সম্মানটা, আপনার যে ঘরের পরিস্থিতি, আপনার বাবা মায়েদের যে সম্মানটা সেটাও বাড়ে। আপনি শুধু এইটা কোনোদিন ভাববেন না যে আমি শুধু আর্থিক পরিস্থিতি ঠিক করার জন্যে বা নিজে টাকা কামানোর জন্যে কোনো ফোর্সে জয়েন করব, সেটা নয়। একটা যে প্রেম, একটা দেশের সেই ইউনিফর্মের সাথে যে প্রেম, সেইটা অবশ্যই মাথায় রেখে কোনো একটা ফোর্সে আপনি জয়েন করার পর আপনি নিজেই দেখতে পাবেন যে লোকগুলো আপনাকে বা আপনার পিছে আপনাদেরকে যে গাল দিত বা মানে এমনি কথা উল্টোপাল্টা কথা বলতো, সেই লোকগুলোই আপনার সামনে এসে আপনাদেরকে একটা সম্মানের সাথে কথা বলবে, আপনার বাবা মাকে একটা সম্মানের চোখে দেখবে। আপনার যে বাবা মা যখন বাজারে যাবেন বা কোথাও যদি যান, সেইখানে তার একটা মাথা উঁচু করে গর্বিত হয়ে বলবেন, না আমার ছেলে দেশের জন্যে শুধু দেশপ্রেম ভাব নিয়ে সে নিজের सेवा दीजिए देश के। और एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, जिसके लिए मैं खासकर इस बल में आया हूँ, कि दुनिया में मिलेंगे आशिक कई पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। जय हिंद। কি আর বলবো ভাই, বলার কোনো কথা নেই বলার মতো আমার। এত সুন্দরভাবে তুই যে গাইড করলি, সো থ্যাংক ইউ অ্যাগেইন। আর একটা কথা তোমাদেরকেও বলতে চাই যে দুনিয়াতে সার্ভিস অনেক আছে, বাট ইউনিফর্ম সার্ভিসেসের মতো সার্ভিস নেই। ঠিক আছে, তো শেষে একটাই কথা বলবো, লড়তে থাকো, জিত আমাদেরই হবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।